हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। आज हमारे साथ जयाव्रत दास भैया जुड़े हुए हैं जो करेंटली पोस्ट डॉक कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट से। ठीक है। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन भैया के साथ कर लिया है टिल पीएचडी तक। ठीक है, कि कैसे प्रोफेसर को मेल लिखा जाता है, मोर इंटरेस्टिंग कैसे हम बना सकते हैं मेल को। ठीक है। और जैसा कि मैंने आप सभी को पहले वीडियो में बताया था कि भैया का बैकग्राउंड केमिस्ट्री का रहा है, मेजरली अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है। और इन्होंने एमएससी पास आउट किया है स्टेट यूनिवर्सिटी से। और वहां से यूनाइटेड स्टेट्स तक की जर्नी हम डिस्कस कर रहे हैं भैया की। ठीक है। सो फर्स्टली थैंक यू सो मच भैया, आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। या थैंक यू मधुर इनविटेशन के लिए या मतलब लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे मतलब क्या शेयर कर सकते हैं उसी। यस। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा भैया ये है कि हाउ टू सेलेक्ट अ रिसर्च टॉपिक। ठीक है, कि जैसा कि आपने बताया था पहले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो एक स्टूडेंट कैसे सेलेक्ट करे एक रिसर्च टॉपिक को? आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट है ऑफ कोर्स, खास करके उस एज में, अनलेस अगर आप बहुत ज्यादा पहले से प्रिपेयर ना हो, जो कि आप शायद आइजर या आईआईटी में हो, तो आपके पास थोड़ा ज्यादा चांसेस है प्रोबेबली, क्योंकि आपके पास चारों तरफ एक्सेस थोड़ा ज्यादा है लोगों का। यस। बट जहाँ तक चूज करने की बात है, तो फिर मुझे फिर वही लगता है हमेशा से कि अ, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है। और अ, ये नहीं सोचना है, मेरे हिसाब से एटलीस्ट, कि कौन सा एरिया में सब जा रहे हैं या कौन से एरिया का डिमांड सबसे ज्यादा है, क्योंकि डिमांड इज लाइक स्टॉक मार्केट, राइट? आज ऊपर है कल नीचे है तो ऐसा कोई परमानेंट कोई भी एरिया नहीं है जो हमेशा डिमांडिंग ही रहेगा, और ऐसा कोई एरिया नहीं है जो कभी भी डिमांडिंग नहीं होगा। यस। यस। राइट, आप बता नहीं सकते कभी भी। तो इसलिए मुझे लगता है कि पहली बात तो ये कि ये फिगर आउट करना जरूरी है कि आपको इंटरेस्ट किस में है, और आपको इंटरेस्ट किस में है वो जानने के लिए शायद आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके पास कोई लैब का एक्सेस है, तो आप उस तरह के लैब में जाइए, इंटर्नशिप कीजिए, देखिए जाए कि उस तरह का काम कैसा लग रहा है, वो एक है ऑप्शन। स्टेट यूनिवर्सिटीज में जहाँ पे शायद एक्सेस उतना ना हो, मुझे पता है वो बात, तो वहाँ पे आपका बेस्ट बेट ये है कि आप वहाँ के जो कोई प्रोफेसर है उससे पूछिए कि मैं इस तरह के फील्ड में सोच रहा हूँ जाने का, आपका क्या पर्सपेक्टिव है। जरूरी नहीं है कि वो जो बोले वही मानना है, बट एटलीस्ट पूछना जरूरी है, कम से कम कभी कभी, जो खास करके एक्सपीरियंस, अगर कोई अ, जैसे आपको अगर किसी पोस्ट डॉक का, पीएचडी स्टूडेंट का, या किसी किसी का भी जिसको आपको लगता है कि अगर आप ईमेल करो तो शायद आपसे बात कर सकते हैं, तो आई थिंक आपको करना चाहिए। आजकल वैसे भी सोशल मीडिया है, तो आपको अगर कहीं पे भी दिखे कोई कांटेक्ट करने जैसा, जो आपको लगे कि शायद वो आपका हेल्प कर सकता है थोड़ा, तो जस्ट गो अहेड। मुझे लगता है कि आज के टाइम पे वो एक एडवांटेज है कि यस। इवन इफ आपके पास अगर बहुत फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन आपके पास इंटरनेट है फॉर श्योर, और तो आप कांटेक्ट कीजिए आपको जिसको भी लगता है। और ये सोचना एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब कभी कभी लोग ब्लॉक कर देते हैं अपने आप को कि अरे मैं इसको क्या जानता नहीं हूँ, पता नहीं, रिप्लाई भी नहीं करेंगे तो मैं क्यों करूँ, मतलब राइट। तो मोस्टली मेरे एक्सपीरियंस से ज्यादातर लोग हेल्प करना चाहते हैं, एक्सेप्ट मे बी कुछ को छोड़ के ज्यादातर लोग डेफिनेटली हेल्प करना चाहते हैं। बट बात है कि आपको पहले रीच आउट करना पड़ेगा, वो तो जाके आपको पहले नहीं मेल करेंगे कि क्या आप उनको हेल्प चाहिए क्या। तो वो थोड़ा रीच आउट करने से मुझे लगता है मोस्ट पीपल रिप्लाई करते हैं। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है कि आप बात कीजिए लोगों से जिस तरह की फील्ड में आप जाना चाहते हैं। आप श्योर नहीं हो कि पता नहीं मैं उसमें, मतलब मेरा इंटरेस्ट है नहीं है, कितना अच्छा है, तो आप बात किसी से करने से मुझे लगता है वो हेल्प होता है। तो वो जरूरी है कि आप किसी सीनियर से, या इवन इफ वो आपके सीनियर ना भी हो, आप उसको जानते भी नहीं हो, सेंड एन ईमेल और समथिंग, कांटेक्ट कीजिए, एक मीटिंग फिक्स कीजिए अगर उसके पास टाइम है तो वो एक अच्छा अप्रोच है जानने के लिए कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या मैं सही सोच रहा हूँ या फिर कुछ और बात है। तो अगर आप ओवरऑल सब कुछ करके देखोगे, तो आपको ओवरऑल एक बेटर आइडिया हो जाएगा कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, और अगर इस फील्ड में का मैंने सोचा है जाने का, तो वो सब ठीक है, या फिर मुझे लगता है कि नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ कुछ और ही है, but वो एक है। तो
तो जैसा भैया ने बताया, ठीक है, कि आपको इंटरेक्शंस करनी चाहिए उन सीनियर से जिन्होंने वो जर्नी जी ली है। ठीक है, जैसे भैया ने बताया पोस्ट डॉक सर से आप डिस्कस कर सकते हैं, पीएचडी वालों से, स्टूडेंट से आप डिस्कस कर सकते हैं, एक प्रोफेसर से आप डिस्कस कर सकते हैं। बट इंटरेक्शन आई थिंक भैया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके रिसर्च टॉपिक को सेलेक्ट करने में। हाँ ऑफ कोर्स, मतलब कि बहुत कम लोगों के साथ ही ऐसा होगा ना कि वो अचानक से मास्टर्स कर रहा है, उसने सोच लिया। कभी कभी होता है, ऐसा नहीं होता है, बट थोड़ा कम होता है कि आपने अपने फर्स्ट ईयर मास्टर्स में ही सोच लिया कि मुझे इसमें जाना है। यस यस राइट, वो होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा रेयर है वो केस, क्योंकि यस। ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि नहीं मुझे होता। किस में जाना है। और ये जरूरी भी नहीं है कि अगर आपने सोच भी रखा हो तो आपका सही डिसीजन है, वो भी यस। एक बात है। और तीसरी चीज मुझे लगता है ये भी है कि आप उसको इतना भी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा दिमाग में नहीं सोचने रखना। की जरूरत नहीं है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा नहीं है कि आप डिसीजन लेते हो फिर उसको आपको सही कर, मतलब आपने डिसीजन ले लिया फिर आपको लगता है कि मतलब अब ये सही होगा कि नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैंने बस कुछ सोच लिया कि मुझे ये करना है, हो यस सकता है वो यस सही गलत नहीं यस यस। पता। फिर आपने जब डिसीजन ले लिया फिर आप वहां पे जाके एफर्ट डाल रही हो ये करने के लिए कि जो मैंने डिसीजन लिया वो सही सही है। हो। सही है। तो वो एक चीज, और पीएचडी में खास करके ये बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि आपको पता नहीं होता क्या होगा जाके, क्योंकि टॉपिक ही एक चीज नहीं है, दूसरा चीज है यस कि आप यस किस तरह के लैब में हो, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, तो बहुत कुछ है यहाँ पे, वेरिएबल्स बहुत सारे हैं। यस तो उतना भी नहीं, हाँ ऑफकोर्स आप सोचिए कि किस टॉपिक में आपको रिसर्च करना है, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है, मतलब कि वो यस सही हो गया तो बाकी सब सही हो जाएगा। अगर कभी कभी आपको लगता है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब जाना चाहते थे फोटोसिंथेसिस में, लेकिन आप आ गए हो अभी, हो सकता है किसी क्रॉस कैटलिस्ट। कपलिंग टाइप रिएक्शन में या किसी मेथोडोलॉजी डेवलपमेंट में, तो मतलब उतना डिसअपॉइंट होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी आपको क्या पता कि शायद उसी फील्ड में आप बेटर कर लो अगर आप थोड़ा एफर्ट डालोगे तो 19-20 18 चलता है। अगर आपको बिल्कुल वो नहीं भी मिला जॉब करना चाहते हो तो भी आप उस अच्छा कर सकते ओके। तो जैसा भैया ने बताया कि ओवर थिंकिंग किसी भी चीज की खराब है। ठीक है, आपने डिसीजन ले लिया। जैसा भैया मेरे को भी ऐसा लगता है कि अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो उसको आप सही बनाने की पूरी कोशिश करें। ठीक है। ओके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो पीएचडी की जर्नी रहती है, फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर, जो भी जितने भी साल होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। एक्चुअली 6 भी लग सकते हैं, 7 भी लग सकते हैं, इवन 8 ईयर्स भी लग सकते हैं। तो क्या प्रोसेस होता है फर्स्ट ईयर से लेके और लास्ट ईयर तक, आपके एक्सपीरियंस से आप शेयर करना चाहो? तो मतलब पहली बात तो मुझे ये लगता है कि आपको अगर पता हो किसी लैब में 7-8 साल लगता है, मे भी आपको जाना नहीं चाहिए। तो Okay. शायद मैं थोड़ा ब्लंट हो रहा हूँ ज्यादा, बट मुझे लगता है कि आपको नहीं जाना चाहिए अगर आपको 7-8 साल पता है कि लगे किसी लैब में, क्योंकि 5 साल भी काफी टाइम है, एक्चुअली 5 साल Yes. भी काफी टाइम है, मतलब ऐसा नहीं कि 5 साल मतलब कम है। तो अगर आपको पता है कि कहीं पे मैक्स टू मैक्स 6 साल, अगर आप कहीं पे भी आप देख रहे हो कि 6 साल से ज्यादा जा रहा है लोगों का, मतलब स्टूडेंट्स का, तो वो बहुत बड़ा रेड सिग्नल है कि उस लैब में आपको नहीं जाना चाहिए शायद। क्योंकि टाइम इज इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है कि सब कुछ मतलब आप बस आप भले ही अच्छा काम कर लो वो एक चीज है, बट टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट। और आपको पीएचडी के दौरान या ज्वाइन करने के टाइम पे नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप यंग हो। जब आप Yes. पीएचडी Yes. खत्म करोगे, रिमेम्बर आपका एज 30 के पास जाएगा या 30 के उस पार चला जाएगा, देन यू विल थिंक कि एक साल भी कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ऑलवेज लुक फॉर लैब्स जो अच्छा हो, पहली बात। दूसरी ये भी जरूरी हो कि वहां पे लोग 5 या 5.5 या 6 मैक्स, उससे ऊपर नहीं जा रहा हो। क्योंकि और बाकी जो जर्नी है फर्स्ट टू फिफ्थ ईयर, आई थिंक वो तो बहुत वेरिएबल जर्नी है। आई मीन हर किसी का एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि अलग अलग ही होता है, Yes. Yes. एटलीस्ट। Yes. Yes. राइट, तो वो बहुत अलग जर्नी है। मैं अपना बता सकता हूँ कि Yes. फर्स्ट ईयर इज ओवरवेलमिंग मेरे लिए, क्योंकि मैं एक स्टेट यूनिवर्सिटी से गया जो कि मतलब मुझे बहुत एक्सपोजर नहीं था रिसर्च का उस टाइम पे। तो जब मैं पहले पहले गया तो मुझे बस लगा कि वाह, अब मुझे थोड़ा ओवरवेलम लग रहा है कि इतना कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं यूज तो नहीं हुआ उस चीज का। तो पहले पहले मुझे लगा था कि हाउ विल आई सर्वाइव, मतलब ऐसे लगा था पहले पहले मुझे जाके, ऑफ कोर्स। और खास करके जब आप एक डिमांडिंग लैब में जाते हो तो वो ज्यादा होता है आपके पास।
बट एक चीज ने मुझे हेल्प की कि मैंने कभी भी ये चीज आने नहीं दिया कि अरे मैं तो स्टेट यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं कैसे करूंगा, ये बाकी सब तो आईआईटी से है यार, मतलब तो मैं यहाँ पे सरवाइव कैसे करूँ। मैंने उतना नहीं, कभी नहीं सोचा। मुझे लगता है किसी को भी नहीं सोचना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका बैकग्राउंड नहीं मैटर करता है, ये सच बात है। जैसे जैसे टाइम जाएगा, अगर आप एफर्ट डालोगे आप कैचअप कर लोगे, बस उतनी सी बात है। फर्स्ट ईयर वॉज डिफिकल्ट, थोड़ा बहुत बोलूंगा कि मुझे लगा था कि यार थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। बट जैसे जैसे वो ट्यूनिंग भी आपकी बेटर होनी चाहिए सुपरवाइजर के साथ, टाइम के साथ साथ, कि जैसे जैसे आपकी लाइफ उतनी आसान हो जाएगी जितना आप सुपरवाइजर के साथ सिंक में रहोगे, कि सुपरवाइजर क्या चाहता है और मैं क्या चाहता हूँ। अगर आप दोनों अलग हो तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अगर आप एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हो, दोनों मिलके, देन आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। तो फर्स्ट ईयर के बाद जैसे सेकेंड थर्ड में, मतलब आपको थोड़ा आसान हुआ, मैं भी थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ, मुझे समझ में आया कि रिसर्च फ्रेमवर्क क्या है, किसी प्रोजेक्ट को शुरू से लेके एंड तक क्या होता है, और पब्लिश इवेंचुअली कैसे करना है। वो जैसे जैसे मुझे लगा कि नहीं नहीं ये तो मैं भी कर सकता हूँ, चलो। तो फिर कॉन्फिडेंस आने लगा और सुपरवाइजर के साथ मतलब थोड़ा ट्यूनिंग बेटर होने लगा टाइम के साथ। तो सेकेंड थर्ड ईयर इजियर था। फोर्थ फिफ्थ ईयर और बिजी ऑफ कोर्स, क्योंकि आपके पास बहुत से प्रोजेक्ट आ जाते हैं एंड में कि अभी मुझे खत्म करना है सब कुछ। अब मैं फिर जाने वाला हूँ, मतलब अभी कुछ सालों में या कुछ महीनों में। तो फोर्थ एंड फिफ्थ इज काफी बिजी, बट काफी मतलब मोस्ट इंजॉयबल भी वही टाइम होता है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट एक स्टेज पे चले आते हो जहाँ पे आपको पता होता है क्या आने वाला है या क्या करोगे आप, या इसके बाद आपको क्या करना है प्रोजेक्ट में, तो आपको पता है। तो वो एक बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि फोर्थ ईयर काफी इंजॉयबल टाइम रहा मेरे लिए, फिफ्थ फोर्थ, क्योंकि उस टाइम तक आप लीड कर सकते हो किसी प्रोजेक्ट को। आपको पता है कि मैं खुद इनोवेट कर सकता हूँ, खुद उसको आगे लेके जा सकता हूँ और खुद पब्लिश कर सकता हूँ। तो वो जो कॉन्फिडेंस आता है, आपको पहली बार फील होता है कि मैं भी साइंटिस्ट हूँ किसी तरह से, क्योंकि मैं भी कुछ इनोवेट कर सकता हूँ। तो मतलब ऐसा है। तो वो हर किसी का जर्नी शायद अलग हो, मतलब ऑब्वियसली। बट जनरली मुझे लगता है कि वही है कि फर्स्ट सेकेंड थोड़ा शायद आपको लगे कभी कभी कि डिफिकल्ट हो रहा है, बट आप स्टिक करो, थोड़ा एफर्ट डालोगे, थोड़ा सा सुपरवाइजर के साथ बात करोगे कि आप क्या चाहते हो और मैं क्या चाहता हूँ, वो सिंक में रहे थोड़ा, तो इवेंचुअली जैसे जैसे टाइम जाएगा आपकी लाइफ और पीएचडी दोनों थोड़ा इजी होता रहेगा। इससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे पीएचडी में ऐसा कुछ कंपलसरी है कि आपको इतने पेपर पब्लिश करने पड़ेंगे देन आपकी पीएचडी कंप्लीट होगी? हर लैब का पॉलिसी मुझे लगता है अलग अलग है इस मामले में, बट जनरली मुझे यही लगता है कि आपका एम ऑफकोर्स होना चाहिए कि अब आप अगर आप पीएचडी कर रहे हो मतलब आप कुछ तो पब्लिश करोगे एट द यस एंड, यस क्योंकि यस। लोगों को तो, क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचो इस बात को, तो आप पीएचडी कर रहे हो और रिसर्च में जो पैसा लगता है वो टैक्स पेयर का पैसा लगता है, राइट? जो आम लोगों का पैसा है, सबका पैसा लगता है। तो एक हिसाब से उनको भी हक है जानने का कि आप क्या कर रहे हो, मतलब आप लैब में जाके कर क्या रहे हो, राइट? और सबको, अनलेस अगर आप कुछ पब्लिश नहीं करते हो, कैसे पता चलेगा किसी को आप क्या कर रहे हो? मतलब वो तो सिर्फ आपको और आपके लैब के लोगों को पता है आप क्या कर रहे हो, बाकी दुनिया को कैसे पता हो? तो पब्लिश करना आपको इम्पोर्टेंट है। हैविंग सेड दैट, आप क्या पब्लिश कर रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है। यस अब अगर मैं हर एक महीने में कुछ पब्लिश कर दूं तो ऑब्वियसली बात है कि मेरा पब्लिकेशन उतना भी अच्छा नहीं होगा, यस। उसमें कुछ सब्सटेंशियल इम्पैक्ट नहीं होगा। तो क्वांटिटी पे फोकस शायद उतना ना हो तो बेटर है। आपका फोकस होना चाहिए कि मैं अपनी पीएचडी में भले ही जितने पेपर करूँ बट सारे अच्छे होने चाहिए, एटलीस्ट आपके हिसाब से अच्छे होने चाहिए। हाँ, आप अगर 5 पेपर को अच्छा करने की कोशिश करोगे, हो सकता है उसमें से 3 अच्छा होगा, 2 अच्छा, उतना नहीं होगा, डजेंट मैटर। लेकिन आपका एफर्ट सारे में होना चाहिए कि मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगा। और शायद सब करते भी हैं, ऐसा नहीं बोलो कि कोई जानबूझ के नहीं करता है, बट आपका एम यही होना चाहिए कि भले ही मैं 10 पेपर पब्लिश ना करूँ या 8 पेपर पब्लिश ना करूँ या 6 पेपर पब्लिश ना करूँ, डजेंट मैटर। अगर मैं 2 पेपर भी पब्लिश कर रहा हूँ पीएचडी में, तो कम से कम मुझे एक होना चाहिए कि मैं थोड़ा अच्छे पेपर पब्लिश कर रहा हूँ, ताकि मुझे लगे कि मैंने कुछ कंट्रीब्यूट तो किया है, मतलब यहाँ पे, राइट? वो वाली फीलिंग आनी चाहिए कि मैंने भी कंट्रीब्यूट किया है इस फील्ड में। मेरा ऐसा दिमाग चलता था पीएचडी में कि अगर मुझे कल किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी बड़े कॉन्फ्रेंस में जाके प्रेजेंट करना पड़े, लेट्स से, क्या मेरे पास उतना कॉन्फिडेंस है कि मैंने जो काम किया उसको मैं सारी दुनिया के सामने जाके कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ कि मैंने क्या किया है, और उसमें मुझे अच्छा फील होना चाहिए कि मैंने कुछ सच में किया है। और अगर तुम देखोगे, अगर तुमको पता होता है, राइट, कि तुमने कैसा काम किया है, इफ यू नो कि तुमने अच्छा काम किया है, तो तुमको कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिकली रहेगा, यस। चाहे कहीं भी जाके प्रेजेंट करना पड़े।
और अगर तुमको लगता है कि मैंने कुछ इतना भी नहीं किया बस जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ कर दिया, तुमको भी लगेगा कि यार मतलब शायद थोड़ा और कुछ कर सकता था, शायद ये ऐसा कर सकता था, शायद मैं थोड़ा जल्दी कर दिया। तो वो आपको पता होता है आप क्या हो रहा है। तो वो इसीलिए, और इसके इसी अच्छे पेपर से मेरा, आपको बहुत अच्छे जर्नल में पब्लिश होना ही है, क्योंकि जर्नल इज डिफरेंट। आप अच्छा काम होता है वो भी पब्लिश नहीं होता अच्छे जर्नल्स में। ओके। बट इम्पोर्टेंट को पता हो कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आप अपना पूरा एफर्ट डाल रहे हो, भले उसके बाद वो पब्लिश किस जर्नल में हुआ वो सेकेंडरी चीज है। बट एटलीस्ट आप जानबूझ के, ऐसा नहीं है कि आप बस कोशिश कर रहे हो कि 2-3 महीने में पैकअप करने का कोई भी काम को। तो आपको एफर्ट डालना जरूरी है ताकि आप साल भर एटलीस्ट किसी यस काम में यस। लगे हुए हुए उससे ज्यादा, और पता है कि आपने बहुत मेहनत की है। उसके बाद वो पब्लिश कहीं भी डजंट मैटर, लेकिन आपने अगर मेहनत की है किसी काम को लेके तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही कि मुझे पता है कि इस प्रोजेक्ट में क्या काम करता है क्या नहीं काम करता है, क्योंकि मैंने सब ट्राई किया है। तो यस। अ, वो मुझे लगता है कि जरूरी है सोचना तो लास्ट टाइम। तो ऑब्वियसली आपकी रिसर्च आने वाली जनरेशन को बेटर देना होता है हमको। ठीक। ठीक है। तो मेरा जैसा क्वेश्चन थोड़ा रिलेटेड ये था कि ऐसा कोई जैसा भैया ने बताया कि हर लैब का अलग अलग होता है सिनेरियो कि कितने पेपर पब्लिश करने हैं। बट ऐसा कोई जनरल क्राइटेरिया होता है कि जैसे एटलीस्ट 2 पेपर तो पब्लिश होने ही चाहिए, देन कोई प्रॉफ आपकी पीएचडी को कंप्लीट मानेगा? देखो ये बात ऐसी है कि अगर आप, ये भी फिर मैटर करता है कि कितना इम्पैक्ट है। कोई अगर ओके। पीएचडी से एक काम करता है, लेट से मान लो कि कोई किसी ने सिर्फ एक ही पेपर पब्लिश किया है, लेकिन उसका एक ही पेपर बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है, राइट, कि लाइक उसके पेपर को हर कोई साइट करना चाहता है क्योंकि वो बहुत इम्पैक्टफुल है, राइट। तो अगर उस तरह का काम है तो शायद एक पेपर भी काफी है, राइट, पूरे पीएचडी में। और अगर तुम दूसरे साइड में देखोगे किसी ने 10-12 पेपर पब्लिश किए हैं पीएचडी में, और उसका साइटेशन हार्डली किसी ने किया है, या कोई भी उसके काम के बारे में सुना नहीं कभी, क्या किया वही जानता है, उसका लैब जानता है सिर्फ क्या किया, और बाकी दुनिया ने किसी को मतलब फर्क नहीं पड़ता पता उसने नहीं। क्या किया, राइट। तो फिर उस हिसाब से 10 पेपर भी उतना वर्थ इट नहीं है, राइट। तो वो डिपेंड करता है कि कितना इम्पैक्ट है आपका। अगर आपको लगता है कि आप सच में कोई अच्छा काम कर रहे हो तो 2-3 भी काफी है। अगर आप ओके। 2-3 अच्छे काम करोगे 5 साल में, इट्स इनफ। हाँ, उसके अगर आप 5-6 कर लोगे तो अलग बात है, लेकिन फोकस वही बोले कि हमेशा इम्पैक्ट पे होना चाहिए। इम्पैक्ट। ऐसा काम जो लोग सुनना चाहे, साइट करना चाहे, और थोड़ा इम्पैक्टफुल हो, ना कि ऐसा काम जो बस चलो पब्लिश करते हैं टाइप। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भैया कि जो पीएचडी के मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, ठीक है, वो जैसे कई लोग तो मेरिट्स ही बहुत अच्छे अच्छे बताते हैं कि अमाउंट मिलता है आपको कुछ और आप अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हो। और जो अंदर की बातें होती है ना वो जनरली बाहर नहीं आती हैं। ठीक है। तो वो आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहो कि ये भी चीजें होती हैं पीएचडी की जर्नी में? दोनों ही है बहुत ज्यादा, ऑफकोर्स मेरिट्स भी है डिमेरिट्स भी है। कोई अगर कोई बोल रहा है कि सिर्फ मेरिट है तो ऑफकोर्स वो बायस्ड है एक साइड से। तो ये चीज ऐसी है कि आप अगर बहुत पैशनेट हो रिसर्च को लेके तो आपको पीएचडी में सब अच्छा लगेगा, ओके। right? तो उसको सिर्फ मेरिट दिखता है। वेरेज अगर आप अदर साइड में देखो कि किसी को पीएचडी में इंटरेस्ट नहीं था बट उसने ज्वाइन कर लिया क्योंकि उसको दोस्त ने बोला था या किसी और ने बोला था, तो उसको फिर आके अच्छा नहीं लग रहा है पीएचडी करके, तो उसको सिर्फ डीमेरिट्स ही दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये अनबायसली सोचना थोड़ा मुश्किल है कि एक्चुअली मेरिट डीमेरिट, बट मैं ऑफकोर्स मैं भी बायस्ड हूँ, राइट। बट मेरे हिसाब से जैसे मुझे लगता है कि खैर मेरिट्स जैसे तुमने बोला कि सब पता ही है और बताते ही है, तो जनरली डीमेरिट्स अगर मैं बोलना चाहूँ कि अगर आपको बहुत ऐसा फाइनेंशियल इंसेंटिव आपके लिए बहुत बड़ी चीज है कि मुझे बहुत लाइफ में पैसा कमाना है और वही मेरा सबसे बड़ा एम है, तो मे बी को पीएचडी में नहीं करना चाहिए। ओके। क्योंकि जस्ट थिंक अबाउट इट, आप अपना जो प्राइम एज है, मतलब आप ज्वाइन करते हो पीएचडी का 22-23-24 तक यस एवरेज एज मान, यस राइट। पीएचडी खत्म होते होते 30 के आसपास चला आता है, राइट। फिर यस। आप पोस्ट डॉक करोगे, उसके बाद शायद मोस्ट ऑफ द लोग तो पोस्ट डॉक में आएंगे। तो यू सी रिसर्च करते करते आपका 30+ हो जाएगा ऑब्वियसली, राइट। यस। तो आप अगर उसे कंपेयर करो कि कोई अगर 24-25 साल में जॉब कर रहा है तो उतने लॉन्ग पीरियड में उसके प्रमोशन वगैरह होके ही इज यस ऑलरेडी लिविंग हिज लाइफ, राइट। उस हिसाब यस। से फाइनेंशियली बता रहा हूँ मैं तुमको। तो पीएचडी इज फाइनेंशियल लॉस। अगर तुम उससे सोचो आप अपना फाइनेंशियल लॉस कर रहे हो करके, तो इसलिए अगर पैसा बनाना है आपको,
ऐसा नहीं कि पीएचडी करके पैसा नहीं बना सकते, कर सकते हो ऑब्वियसली, लेकिन वो जो पीरियड में आपको टाइम लगेगा, उसका टाइम लगता है बहुत, राइट। आप पहले पीएचडी करोगे, पोस्ट डॉक करोगे, फिर हो सकता है आप कोई अच्छा जॉब करो, फिर हो सकता है धीरे धीरे, तो टाइम लगेगा ऑब्वियसली, ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते। बट अगर आपको मनी मेकिंग आपके लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है लाइफ में, और रिसर्च आपके लिए उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मे बी पीएचडी सही जगह नहीं है करने के लिए, डेफिनेटली नहीं है। तो पीएचडी ओके। सिर्फ उसको करना चाहिए जिन, आइडियली उसको करना चाहिए जिसको सिर्फ रिसर्च में इंटरेस्ट है। पैसा उसके लिए जरूरी है, लेकिन उतना जितने जितने में उनका सब चल जाता है उतना, इतना नहीं कि मैं लग्जरी लाइफ जी सकूं। वो पीएचडी उसके लिए पीएचडी नहीं है, अगर वो ऐसे सोचता है तो। तो जैसा भैया ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ठीक है, अगर आप केवल मनी को लेके पीएचडी में जाएंगे तो आई थिंक आपका 1 या 1 और 2 ईयर भी सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो आपका रिसर्च में इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके, सो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भैया, कि जैसे है ना पीएचडी अब्रॉड से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं जो आईआईटी से पास आउट होता है, आईसर आईसर या आईएससी या स्टेट यूनिवर्सिटीज से भी। तो आपके माइंड में नहीं आया कि मेरे को अभी अब्रॉड जाके पीएचडी करनी चाहिए? मतलब ऑफ कोर्स, लेकिन मेरे दिमाग में इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, दैट्स द ऑनेस्ट आंसर। मतलब मैं स्टेट यूनिवर्सिटी से था, तो वहां से स्कोप वैसे भी बहुत कम था कि मैं अब्रॉड में अप्लाई करता उस टाइम पे। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं ऑफ कोर्स, मुझे पता था शायद चांसेस आर वेरी स्लिम। तो या ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या पीएचडी के बाद क्या अपॉर्चुनिटी रहती है? ठीक है, हम कोई भी फील्ड को चूज करते हैं, नो डाउट कि रिसर्च में इंटरेस्ट होना चाहिए, बस हम ये भी देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी है आफ्टर पीएचडी। तो वो आप बताना चाहो स्टूडेंट्स को। ये हाँ, मतलब जैसे मैंने पिछले सवाल का बोला कि मैंने अप्लाई नहीं किया, मैं कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं था, बट मुझे इस बात का बिल्कुल रिग्रेट नहीं है। दूसरी चीज ये, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने काफी कुछ गेन किया इंडिया में पीएचडी करके, और इंडिया में पीएचडी करने का अगर आपको मौका मिल रहा है किसी अच्छे ग्रुप में, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अरे मैं अब्रॉड नहीं जा पाया, अब मेरा क्या होगा। इंडिया में भी बहुत सारे अभी अच्छे ग्रुप्स हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छे काम कर सकते हो, और शायद अब्रॉड से बेटर कर सकते हो, इतना भी बोल सकता हूँ। तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको अब्रॉड ही आना है अच्छा काम करने के लिए। तो पीएचडी के बाद की अपॉर्चुनिटीज तो काफी है, डिपेंड करता है आपका पीएचडी आपने कैसे किया, राइट। अगर आप पीएचडी अच्छे से करते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी, लाइक जनरल रूट्स तो ऑब्वियसली ज्यादातर लोग पोस्ट डॉक करते हैं, पोस्ट राइट। डॉक्टर। और उसके बाद आजकल तो ज्यादा नॉर्म हो गया है शायद पोस्ट डॉक करना, आपका मतलब जैसे पीएचडी करते हैं पोस्ट डॉक यस, करना। बट यस, जरूरी यस। नहीं है ऑनेस्टली पोस्ट डॉक करना, ऐसा नहीं कि करना ही है। अ, दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप पीएचडी के बाद सीधे जॉब में जा सकते हो, जैसे आप इंडस्ट्री में जा सकते हो, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हो तो आपके पास एक एडवांटेज होता है उस चीज का। यस। या तो फिर इवन एक्चुअली अगर आपको स्ट्रीम चेंज करना है, राइट, कि आपको एकेडमिक में रहना ही नहीं है अभी, ओके। मतलब आपको मान लो कि बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो कभी कभी लोगों को बहुत शौक लगता है कि यार मैंने पीएचडी करके बैंकिंग सेक्टर समझ नहीं आता, बट आप जा सकते हो और काफी आपकी डिग्री का काफी वैल्यू है। अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो आप हर जगह वैल्यूएबल हो। तो जरूरी नहीं है कि आपने पीएचडी कर लिया मतलब आपको प्रोफेसर ही बनना है। आप चाहो तो बैंकिंग सेक्टर जा सकते हो, आप चाहो तो पेटेंट ऑफिस में काम कर सकते हो, राइट। आप चाहो तो और भी बहुत सारी जगह है जो शायद मुझे भी पता नहीं, बट आप बहुत सी जगह है जो अलग अलग स्ट्रीम्स है, वहां पे भी आप जा सकते हो, आप जर्नलिस्ट बन सकते हो। यस। तो और ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसा कुछ बनते हो जैसे किसी बैंकिंग सेक्टर में जाना या जर्नलिस्ट बनना पीएचडी करके, ये तो आपने वेस्ट कर दिया अपना पीएचडी का टाइम। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी पीएचडी में सिर्फ आप रिसर्च करना ही नहीं सीखते हो, आपको बहुत कुछ बहुत सी सीखते हो जो चीजें। आपके किसी भी जगह पे आपको काम में आएगा। तो आई थिंक आपको पीएचडी के बाद क्या करना है आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, इसीलिए आपको 5 साल है आपके पास कि वो क्या यस, करना है यस, सोचने के यस। लिए। तो सो हाँ, अगर आपको एकेडमिक में रहना है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पोस्ट डॉक करो, उसके बाद एकेडमिक अप्लाई करो, या फिर इंडस्ट्री में जाना है तो भी आप पोस्ट डॉक कर सकते हो, थोड़ा सा पोस्ट डॉक करके आप इंडस्ट्री में शिफ्ट कर जाओ। अगर आपको किसी और सेक्टर में जाना है तो वैसे तो बोला है कि आप किसी और सेक्टर में भी जा सकते हो। सो ये जो भैया ने बात कही है कि पीएचडी करने के बाद भी आप और किसी सेक्टर में जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि भैया बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो माइंड सेट एमएससी के बाद ही फिक्स हो जाता है कि मैंने एमएससी केमिस्ट्री में की है तो मैं बैंकिंग सेक्टर में क्यों जाऊं। ठीक है, इस सेक्टर में क्यों जाऊं।
फिर मैंने तो ये पहली बार सुना है किसी से, यो आप ही मुझे बता रहे हो कि इवन पीएचडी करने के बाद भी आप अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हो। हाँ, ठीक है। क्या ये इतना इजी रहता होगा? आई थिंक। शायद नहीं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नहीं किया, ऑफ कोर्स यस चेंज यस नहीं किया स्क्रीन, तो मैं शायद नहीं बता सकता, बट लोग करते हैं राइट। अगर यस ऐसा इम्पॉसिबल होता तो लोग नहीं करते, हाँ कम लोग करते हैं वो अलग बात है, बट करते हैं लोग। और जहां तक बात रही अपॉर्चुनिटीज की लाइफ में, राइट, पीएचडी बस आपके लाइफ का 5 साल है। यस आपको अगर कोई जॉब करते हो तो वो तो और भी लंबा चलेगा, आपका 20 साल 30 साल चलेगा, राइट। यस यस तो यस मान तो वाई आप ऐसा चाहोगे कि पीएचडी कर लिया है मतलब मुझे प्रोफेसर ही बनना है? क्यों यस जरूरी है ऐसा? अगर आपको मतलब, हाँ अगर मन है तो करो, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है प्रोफेसर बनना तो आप क्यों जबरदस्ती करोगे? तो आप यस कुछ और स्ट्रीम में जाओ। तो इतना डिफिकल्ट डिफिकल्ट नहीं होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट आप अगर अपने लाइफ के पर्सपेक्टिव से सोचो कि मैं किसी ऐसे जॉब में रहना चाहता हूँ 20 साल जिसको मुझे पसंद ही नहीं है, नहीं ना, ऑब्वियस सी बात है। उससे यस अच्छा है यस कि हो सकता है कि आपको एक लॉयर, पेटेंट लॉयर बनने में पहले पहले थोड़ा लगे, मे बी 1 साल डिफिकल्टी हो, फिर एडजस्ट हो जाओ कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अच्छा सब कुछ है यहाँ पे, तो वो थोड़ा टाइम के बाद ठीक ही हो जाएगा। और जहां तक 20 साल काम करने की बात है तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए। यस। तो बेसिकली आपका माइंड ओपन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भैया की बातों से मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उनका जितनी भी जर्नी रही है उनका माइंड ओपन रहा है और उन्होंने अपने आप में बिलीव किया है। ठीक है, कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं स्टेट यूनिवर्सिटी से पास आउट हूं तो मैं यहाँ नहीं जा सकता। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो आपने पोस्ट डॉक, मैं आप सभी को बता दूं, भैया अभी रिसेंटली यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट से पोस्ट डॉक कर रहे हैं। तो आपने कैसे सोचा कि मेरे को पोस्ट डॉक करनी चाहिए? जैसा कि आपने बोला कि मोस्टली करते हैं, तो आपका क्या सिनेरियो प्रोफेसर बनने का है आगे का? तो मैंने पोस्ट डॉक क्यों किया उसका मतलब एक तो था कि जैसे उस टाइम पे मुझे, एक टाइम पे मुझे लगता था कि मे बी मैं जर्नलिस्ट बन जाऊँ, जर्नलिस्ट इन द सेंस कि ऑफकोर्स जर्नल में काम करूँ या साइंस जर्नलिस्ट बन जाऊँ। पहले पहले था जब मैं सेकेंड थर्ड ईयर में था, मुझे वो लगता था कि शायद मैं बन सकता हूँ। फिर आई थिंक जैसे जैसे मुझे फोर्थ फिफ्थ ईयर आने लगा तो ऑब्वियसली रिसर्च में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। तो और ऑफकोर्स इसमें सुपरवाइजर का बहुत बड़ा रोल तो होता ही है जैसे। तो फिर मुझे एक टाइम के बाद फिफ्थ ईयर में आके लगा कि कहीं ना कहीं ये जो इन्वायरमेंट है एकेडमिक, जिसमें आप स्टूडेंट और टीचर का जो इंटरेक्शन है, और आप जैसे स्टूडेंट, तो मुझे लगा कि मुझे टीचिंग में भी इंटरेस्ट है काफी। और वो इन्वायरमेंट ओवरऑल कि आप हमेशा यंग स्टूडेंट्स के बीच में हो, आप रिसर्च के बारे में प्लान कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो शायद मेरा इंटरेस्ट थोड़ा उसमें बढ़ने लगा जैसे जैसे वक्त के साथ। तो फिर मुझे लगा कि तब भी नहीं सोचा था कि मैं मतलब ऐसे कोई एकेडमिक पोजीशन ही मिलना ही है, बट मैंने सोचा कि एक शॉट लेते हैं, कम से कम एक पोस्ट डॉक करके देखते हैं। अगर मुझे पोस्ट डॉक में लगा कि नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, देन आई शिफ्ट टू समथिंग एल्स, मैं कुछ और कर लूंगा। अगर मुझे लगा कि नहीं नहीं अभी भी मेरा फीलिंग स्ट्रांग है, देन आई गो फॉर एकेडमिक पोजिशंस। तो वो सोच के मैंने सोचा कि एक बार पोस्ट डॉक कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद अगर मुझे फीलिंग रह गई तो मैं अप्लाई करूंगा, और अगर फीलिंग नहीं रही तो मैं कहीं और शिफ्ट कर लूंगा। ओके। तो कैसे अप्लाई किया, मतलब क्या प्रोसीजर होता है पोस्ट डॉक को अप्लाई करने का? और इसके साथ ही एक क्वेश्चन और है कि यूनाइटेड स्टेट ही क्यों आपने सेलेक्ट किया? मे बी इसका आंसर ऐसा हो सकता है कि जैसा आपने पहले भी बताया था कि मेरे लिए लैब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पोस्ट डॉक जर्मनी से भी हो जर्मनी सकती से। है और बहुत जगह से हो सकती है। तो कैसे आपने देखा कि मेरे को यूनाइटेड स्टेट में से ही पीएचडी पोस्ट डॉक करनी है? वो आंसर तो तुमने ही बता दिया आपको, उसकी लैब इज ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट देन लोकेशन। तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे चाहिए था कि मैं किसी ऐसी फील्ड में काम करूं, और मुझे लगा कि वो लैब यूएस में है। बेटर नहीं, हर जगह और भी जगह पे शायद थे, बट यूएस में बेटर था। वो ऑब्वियसली वो ऑब्वियस रीजन था कि मैं, मुझे लगा कि यही अप्लाई करना है। वो अगर कहीं और होता तो मैं कहीं और करता। तो इसलिए बाकी प्रोसीड्योर तो आई थिंक सेम ही होता है, आप कहीं भी देखो, इट्स जस्ट यू, आपको थोड़ा मतलब ईमेल करना है, उसमें आपको सीवी, रिसर्च प्लान आपका, बाकी अलग अलग लैब्स में थोड़ा वेरी करता है, बट ओवरऑल आपका सीवी, आपका पीएचडी का जो रिसर्च है, और आपका जो मोटिव, आपका क्यों आप उस लैब में ज्वाइन करना चाहते हो वगैरह थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है सॉर्ट ऑफ, तो वो आप अटैच करके दो। अलग नहीं है जैसे आप पीएचडी में अप्लाई करते हो उस तरह का है, ये थोड़ा ब्रॉड मतलब ज्यादा थोड़ा एक्सटेंडेड है बस।
ओके, तो उसमें भी कुछ ऐसा इंटरव्यू टाइप आई थिंक होता होगा प्रॉप के साथ। हाँ, उसमें मतलब आई थिंक मोस्ट ऑफ लोग जो करते हैं यहाँ पे कि आपका उसको पूरा मतलब आपका एक इंटरव्यू तो फॉर्मल इंटरव्यू होता है। उसमें आपको एक प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, आपने पीएचडी में क्या किया है, और फिर आप वो आपसे शायद कुछ सवाल जवाब करेंगे, कुछ 15-20 मिनट में भी या आधा घंटा, कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप यही क्यों आना चाहते हो, यही सब जो कि सवाल मोस्टली। नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं हर इंटरव्यू में। ओके। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का। आपको अप्रोक्स 2 ईयर हो चुके हैं वहां पे पोस्ट डॉक करते हुए, ठीक है। और अप्रोक्स कितना टाइम लगता है एक पोस्ट डॉक को कंप्लीट करने में, कोई टाइम ड्यूरेशन ऐसा होता है? तो मुझे अभी तक यहाँ पे 1.5 ईयर हुआ। ओके। तो कितना वक्त लगता है पोस्ट डॉक का कुछ नहीं है ऐसा एक्चुअल में, कि वो आप डिसाइड करते हो एक्चुअल में। ओके। और आप और जो जिस लैब में आप हो वो आप दोनों मिल के कि आप कितने दिन रहना है। अनलाइक पीएचडी जो जहाँ पे एक डिग्री होता है, पोस्ट डॉक में तो कोई डिग्री है ही नहीं। ये तो बस एक ट्रेनिंग काइंड ऑफ है। तो आप कितने दिन करना चाहते हो ये आप पे डिपेंड करता है बस, बाकी इसका कोई फिक्स जवाब नहीं है। ओके। सो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने भैया की जर्नी देखी कि आज से 10 साल 15 साल पहले स्टडीज आफ्टर 10th के बाद स्टार्ट हुआ। तो लाइफ में आपके कुछ ऐसे भी फेज आए, जैसे मैंने बहुत लोगों से सुना है कि लाइफ का कर्व साइन कर्व जैसा होता है, अप डाउन उसमें चलते रहते हैं। तो जैसा वो कुछ फेज आए तो आपने उस टाइम पे अपने आप को कैसे संभाला, और आज की जनरेशन को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? आई थिंक मुझे जहाँ तक याद रख मतलब याद आता है कि मेरा लोएस्ट फेज सो फार वो था शायद मास्टर्स के इमीडिएटली बाद, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज था कि करना क्या है। आई मीन हो सकता है बहुत लोग रिलेटेबल हो ये चीज नहीं, बहुत। मैं एक्चुअली मैं खुद ही रिलेटेबल हूँ, ठीक है। मेरा खुद का भी यही सिनेरियो था कि आफ्टर मास्टर्स मैंने तो बहुत टाइम ले लिया। आपने तो 3 and 4 मंथ ही लिए थे। बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे मैं मेरी बात ही करूँ, तो मैंने 6 and 7 मंथ सोचने में ही लगा दिए थे कि मेरे को जॉब प्रेफर करनी है या पीएचडी के लिए जाना है, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट स्टूडेंट्स रिलेटेबल करेंगे, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते तो मतलब होता क्या है ना कि कभी कभी अभी इस स्टेज पे आके, उस टाइम पे जैसे मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि अब क्या करूं, मतलब अब मास्टर्स हो गया, इसके बाद कोई डिफाइंड डिग्री नहीं है, अगर करना है तो 5 साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर पीएचडी करना है तो। हैं। और वो भी नहीं पता कि पीएचडी करके करूंगा क्या, मतलब वाई पीएचडी करना क्यों है, जस्ट बिकॉज सब मेरे दोस्त कुछ लोग कर रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं। एंड देन ऑफकोर्स कुछ लोग आपके अराउंड में क्या होता है कि कुछ लोग बैंकिंग प्रिपरेशन करते हैं, कुछ लोग और किसी एग्जाम का करते हैं, कोई Correct, यूपीएससी का प्रिपेयर। तो आप एक ऐसे स्टेज में होते हो जहां पे आपको लगता है कि मैं कहाँ जाऊँ, लाइक यस राइट, यस सब यस। अलग अलग कर। तो वो मतलब एक बहुत डिफिकल्ट फेज था, आई थिंक 2016 इफ आई रिमेम्बर, हाँ वो बीच आई थिंक मे बी 2016 का जून जुलाई। तो वो बहुत एक लो फेज था मेरे लिए कि मैं क्या करूँ अभी, तो समझ नहीं आ रहा था कुछ, और मेरे पास ऑनेस्टली ऐसा कोई था भी नहीं शायद जिसके साथ मैं बहुत ज्यादा शेयर कर सकूं इन बातों को कि मैं क्या करूं। तो जब मैंने डिसाइड भी किया था कि पीएचडी करना है, तब भी मैं बहुत कंफ्यूज था कि क्या मैं सही कर भी रहा हूँ मतलब पीएचडी। पर फिर मुझे अभी आके लगता है कि आप जब एक लो फेज में होते हो लाइफ में, तो आपको वैसे भी नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। यस। आप तो एक्चुअल में आप बस इतना ही कर सकते हो कि आप सोचो, थोड़ा टाइम लो, और जब आपने डिसाइड कर लिया तो बस उसके बैक मत करो, बस आप डिसाइड कर लिया तो कर लिया। आप डिसाइड करने से पहले टाइम लो, जितना टाइम लेना है ले लो, लेकिन आप एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, ठीक है। उसके बाद अपने आप को डाउट मत करो कि फिर से, मतलब कि हो सकता है कभी कभी वो आए डाउट, बट फिर भी आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा बहुत। और बाकी आपको मतलब बिलीफ ही रखना पड़ेगा कि हो जाएगा सॉर्ट ऑफ थिंग, और कम से कम मैं अपना पूरा एफर्ट डालूंगा, बाकी क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूंगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो अपने आप पे एक्सपेक्टेशन कम रखना भी शायद हेल्प करता है, मुझे लगता है। आप अगर बहुत अपने आप को प्रेशर दोगे कि मुझे तो ये करना ही, मतलब मुझे अगर पीएचडी करना है तो मुझे लाइक इंडिया में सबसे टॉप पीएचडी करना है, मेरे इतने पेपर्स आने चाहिए, आप जितने आप अगर ज्यादा अपने आप से एक्सपेक्ट करने लोगे एक्सपेक्ट बहुत करोगे। ज्यादा, तो फिर आप हो सकता है अपने एक्सपेक्टेशन में ही आप दब जाओ कि, यस यस। क्योंकि कभी
कभी आपका फेलर आया बीच में, तो आप तो उसको सर्वाइव नहीं कर पाओगे। कैसे? मैंने तो सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ यस। ऐसा कैसे हो रहा है। तो आई थिंक आपको थोड़ा ओपन माइंडेड रहना जरूरी है कि मतलब आई विल गिव माई बेस्ट। उसके बाद अगर कुछ ऐसा होता है जो मैंने नहीं सोचा या कुछ फेलियर आता है, आई विल एक्सेप्ट दैट, लेकिन कम से कम मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। तो दुख आपको कम होगा एटलीस्ट। अगर हुआ भी कुछ गलत तो आपको दुख कम होगा कि मैंने तो पूरा कोशिश किया लेकिन अब फिर भी नहीं हुआ, तो शायद हो राइट। सकता है मेरी किस्मत में नहीं था। राइट, दैट्स हाउ यू कंसोल योरसेल्फ बेसिकली, राइट। लेकिन मुझे लगता है वो हेल्प होता है। तो आपको बस अपना एफर्ट डालना है जो आपके हाथ में है। बाकी उसके बाद क्या होगा आपके हाथ में नहीं है। तो यस। ओके। चांसेस आर, ऑनेस्टली चांसेस आर, अगर आप ऑनेस्ट हो अपने अप्रोच में, अपने काम में, अपने सोच में, चांसेस आर अगर आप ऑनेस्ट होके मेहनत करोगे तो कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा लाइफ में, मतलब। ओके। तो जैसा कि भैया ने बताया, ठीक है, अपनी पूरी जर्नी से, ठीक है, पेज आते हैं बट उस टाइम पे यही है कि हमको अपने आप को संभालना होता है। भैया उससे रिलेटेबल एक क्वेश्चन था कि आपने जैसे कहा कि टाइम लेना चाहिए, ऑब्वियसली हमको अपनी 5 साल इन्वेस्ट करने हैं, बट वो जैसे ही टाइम ज्यादा बढ़ने लगता है तो आई थिंक वो डिसीजन मेकिंग में शायद बहुत टाइम अगर हम ले लेते हैं तो शायद ये भी चीज एक तरीके से रॉन्ग है। नहीं, वो तो फिर इंडिविजुअल चीज, मतलब आगे वो सब्जेक्टिव बात हो गई कि आपको आपके हिसाब से कौन सा टाइम ज्यादा टाइम है। किसी के लिए 1 महीना वेट करना भी बहुत ज्यादा है, किसी यस, के लिए यस, 6 महीना भी कम है, राइट। तो वो तो यस। सब्जेक्टिव है बहुत। जहां तक मुझे लगता है 3-4 महीना, 5 महीना, 6 महीना इज फाइन, राइट। क्योंकि इंडिया में ये बात होती नहीं है। अगर तुम बाहर देखोगे तो इंडिया में अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स के पास वो लग्जरी नहीं होता कि अपन ब्रेक ले ले अभी पूरा यस, यस, 6 महीना या 1 साल। बट बाहर तुम देखोगे तो इट्स वेरी कॉमन, राइट, कि लोग कभी कभी अपना हाई स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद 1 साल तक रेस्ट पे है कि मुझे नहीं पता क्या करना है, मैं सोच रहा हूँ क्या करना है, राइट। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 1 साल ब्रेक ले लो पूरा या 2 साल ब्रेक ले लो। बट जहां तक मुझे लगता है 3 से 6 महीने तक का ब्रेक आप ले ही सकते हो, खास करके मास्टर्स के बाद, क्योंकि पीएचडी में आप जाओगे कि नहीं वो एक बड़ा डिसीजन है। यस। ओके। सो कंक्लूड करते हैं भैया, ठीक है, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल ये स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी लगने वाली है वीडियो। और जैसा कि भैया ने लास्ट वीडियो में कहा था कि इंटरेक्शन करने के लिए आपको अप्रोच करनी चाहिए, मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जैसा कि मैं मैसेज सेंड करता हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, भैया का कोई कुछ नहीं पता था, मैंने जस्ट मैसेज किया और भैया एग्री हुए। ठीक है, हमको टाइम लगा इंटरेक्शन करने में क्योंकि टाइम मैच नहीं कर रहा था, बट भैया एग्री हुए। और अगर आप भी ऐसे रिक्वेस्ट भेजोगे किसी को तो श्योर, जैसे भैया ने कहा था कि बहुत सारे जो पर्सन हैं वो हेल्प करना चाहते हैं एक्चुअली में। ठीक है, सो आपकी जो भी क्वेरीज हैं पीएचडी को लेके, पोस्ट डॉक को लेके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके, तो आप वो कमेंट सेक्शन में आप अपना सिनेरियो रख सकते हैं, ठीक है, और डेफिनेटली हम उसका रिप्लाई करेंगे। सो थैंक यू सो मच भैया, मीटिंग एंड। थैंक यू। कोर्स मुझे अच्छा लगा, मतलब वैसे एक्चुअल में ऐसा कम होता है कि कोई आपको सामने से अप्रोच करे, वही कम होता है। तो आप जब आप किसी को अप्रोच कर रहे हो, मतलब यूजुअली ऐसा बहुत कम होता है कि किसी ने आपको पूछा कुछ, क्योंकि आई नो लोग थोड़ा डाउट रहते हैं करूँ नहीं करूँ। आई होप मतलब शायद किसी को कुछ अच्छा लगा हो, और अगर कुछ भी अच्छा लगता है उसकी वजह से उसको, तो मतलब आई विल बी ग्रेटफुल उसके लिए। तो और अगर कोई भी रीच आउट करना चाहता है कभी भी किसी चीज को लेके, रिसर्च नॉन रिसर्च डजेंट मैटर, तो आई थिंक आई ट्राई कि मैं सबको मतलब एटलीस्ट रिप्लाई कर पाऊँ, कि मतलब